बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टॉपिक को शुरू करने के लिए आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिख देनी है। इससे पहले जो टॉपिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वही डेफिनेशन आप लिख दें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कौन सी? पासिंग थ्रू, जो गुज़र रही है। फील्ड लाइन की वो तादाद, सारी नहीं, वो सिर्फ वो तादाद जो गुज़र रही है। किस में से गुज़र रही है? यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में से, किसी सरफेस के यूनिट एरिया में से, यानी यूनिट एरिया हमें लेना होगा। यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर जैसे हो गया, तो उसमें से देखेंगे कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। अगर यूनिट एरिया नहीं होगा तो वो हमने पढ़ा हुआ है, तो फिर हमें फील्ड को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना होगा अगर यूनिट नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पुरानी डेफिनेशन जो इससे पहले टॉपिक में है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला हमने वहाँ लिखा था फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, वो फार्मूला सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए है। फ्लैट सरफेस के लिए फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ये ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं कई दफ़ा कि दिस फार्मूला इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्लैट सरफेस। बिल्कुल फ्लैट सरफेस के लिए है, क्लोज सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए ये नहीं होगा एप्लीकेबल। उसके लिए क्या करना है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो खैर, ई डॉट ए को हम किस तरह लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? जाविया, एंगल, किन के दरमियान? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान। वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया इज एन एरिया हुज डायरेक्शन इज नॉर्मल टू प्लेन। किसी प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो उसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को शो करेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये प्लेन है, इस प्लेन पे जो नॉर्मल हम ड्रा करेंगे वो इस तरह से आएगा। नॉर्मल 90 के एंगल पे, ये नॉर्मल सरफेस पे, ठीक है, इस तरह नॉर्मल। तो ये वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर ये वाली प्लेन लेनी है तो इस पे नॉर्मल इस तरह से आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो कोई भी प्लेन है उस पर नॉर्मल ड्रा कर दें तो वो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इसीलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि थीटा जाविया है नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन ना, नॉर्मल टू प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आपको प्लेन नहीं देखनी होती, नॉर्मल टू प्लेन और फील्ड के दरमियान जो आप देखेंगे जो भी जाविया होगा वही आपका थीटा होगा। क्लोज सरफेस के लिए ये हमने ड्राइव करना है फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? ये वो चार्ज है क्लोज सरफेस में जो बंद है, और एप्सिलॉन नॉट हम पहले पढ़ चुके हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम दिया था। ये फार्मूला फ्री स्पेस के लिए है। अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस चाहिए होगा, तो हम बाउंड नहीं है कि हम कौन सा क्लोज सरफेस लें, तो हम कोई भी ले सकते हैं। अपनी आसानी के लिए हम लेंगे सफेरिकल शेप में। सफेरिकल शेप जिस तरह बिल्कुल बॉल होती है, बॉल की शक्ल में। यहाँ पे क्योंकि ये पेपर 2 डायमेंशनल होता है तो हम यहाँ पे वैसे बना नहीं सकते कि आपको बिल्कुल सफ़ेयर नज़र आए, तो उसके लिए एक आर्ट होता है। खैर, ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये सफ़ेयर ही एज्यूम करना है आपने। तो ये एक सफ़ियर है जिसके सेंटर के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है। मैंने पॉजिटिव ले लिया, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। फ़र्क क्या आएगा? अगर पॉजिटिव है तो यहाँ क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट प्लस में आ रहा है, नेगेटिव होगा तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव में आ जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे दो चार्ज होते, एक प्लस भी होता और उतना ही नेगेटिव भी होता, तो एक का प्लस क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता और एक का माइनस क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते, टोटल फ्लक्स फिर क्या हो जाता? 0 हो जाता। खैर, यहाँ पे मैंने एक प्लस चार्ज ले लिया है, क्यू पॉइंट चार्ज है। अब क्योंकि प्लस चार्ज है और इस पूरे सफ़ियर का जो रेडियस है और उसको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है स्मॉल आर से। यही चीज़ मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दी है। लेट अस कंसीडर अ क्लोज सरफेस इन सफेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर कंटेनिंग चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू, यहाँ पे आप लिख दें पॉइंट चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, यानी सेंटर के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है? हमें मालूम करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स की डेफिनेशन के मुताबिक फील्ड लाइंस की तादाद जो गुजर रही हो सरफेस के यूनिट एरिया में से। तो क्या यहाँ पे फील्ड लाइंस गुजर रही हैं? देखें,
पॉजिटिव चार्ज में हम अब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये सोर्स होता है फील्ड लाइन का, यानी यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं तो रेडियली आउटवर्ड। तो ये देखिए फील्ड लाइन जब बाहर निकल रही हैं, कहाँ से बाहर निकल रही हैं, इस स्फीयर के सरफेस में से बाहर निकल रही हैं। तो सरफेस में से फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। ये तो डेफिनेशन है कि फील्ड लाइंस का गुजरना सरफेस में से, यूनिट एरिया में से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन मसला ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ई डॉट ए वाला है। ये तो हमें अभी ड्राइव करना है ना, हमारे पास तो यही है ई डॉट ए। लेकिन इस पे मसला ये है कि ये फार्मूला सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए है, और ये पूरा देखें ये फ्लैट नहीं है, ये इस तरह कर्व सा है, कर्व है। तो कर्व सरफेस के लिए तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना होगा, जाहिर सी बात है इस पूरे सरफेस को, यानी ये जैसे ये बॉल है तो इस पूरे सरफेस को हमें डिवाइड करना होगा छोटे छोटे एलिमेंट्स में, छोटे छोटे एरियाज़ में, इतने छोटे कि हर एरिया बिल्कुल फ्लैट नज़र आए आपको। अच्छा, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल के ऊपर जो है वो बॉक्सेस बने होते हैं ब्लैक और वाइट कलर के। तो वो बॉक्स अगर देखें ना, छोटा सा जो बॉक्स डिब्बा जो बना होता है वो आपको बिल्कुल फ्लैट नज़र आएगा। तो आपने ऐसा ही करना है, उसके सारे हिस्से कर दिए हैं, ये वाला हिस्सा हो गया, ये मैंने कुछ कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए। इस तरह पूरे स्फीयर को आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है इनटू स्मॉल एलिमेंट्स में। डिवाइडिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इनटू स्मॉल फ्लैट एलिमेंट्स, यानी पूरे स्फीयर के सरफेस एरिया को हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है छोटे छोटे एलिमेंट्स में। और वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ये नोट करने वाली बात है, फ्लैट होने चाहिए, ताकि हम इस काबिल हो सकें कि ये फार्मूला लगा सकें। तो वो जो स्मॉल एलिमेंट मैंने यहाँ पे बनाए हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 अप टू डेल्टा AN, ये उनके एरियाज़ हैं हर एलिमेंट का, जो छोटे छोटे मैंने बनाए, यानी n बना दिए, n 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकते हैं, एज शोन इन डायग्राम। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हर फ्लैट सरफेस के लिए जो हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, सब के लिए हमें अलग अलग फ्लक्स मालूम करना होगा एक एक करके। तो पहले सरफेस के लिए उसको φ1 का नाम दे देंगे, E1 डॉट डेल्टा A1 हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, अब जब इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे तो E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा आना चाहिए। मैंने ज़ीरो क्यों लिखा, क्योंकि देखें ये जो सरफेस है इस पे नॉर्मल ड्रा किया मैंने, आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हों तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। कॉस 0 1 के बराबर होता है, बाकी बचेगा E1 डेल्टा A1। अच्छा, इसी तरह φ2 निकालने के लिए E2 डॉट डेल्टा A2 हो गया, E2 डेल्टा A2 कॉस थीटा, यहाँ भी 0 लिख दिया। क्योंकि कोई भी आप देख, जैसे यहाँ पे देखें ये वाला एलिमेंट है, इसके नॉर्मल ड्रा करेंगे, आउटवर्ड ऐसे बन रहा है, और फील्ड लाइन भी रेडियल आउटवर्ड एंगल सेम, मतलब 0 हो जाएगा, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। तो हर सरफेस के लिए फील्ड और नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू एलिमेंट कितना एंगल होगा, 0 होगा। तो सब में मैंने एंगल 0 0 पुट किया है। अप टू कहाँ तक चले गए, φn तक, En डेल्टा AN हो जाएगा। अच्छा जी, हमने इंडिविजुअल हर एलिमेंट का फ्लक्स मालूम कर लिया है। हमें इन सब को इकट्ठा करना है, यानी सम करना है। सम करेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमें सम करना है, तो इसलिए फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, सब की वैल्यूज़ हमारे पास अलग अलग करके, ये देखें ये निकाली हुई है हमने सारी वैल्यूज़। तो अब यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बन जाएगा E1 डेल्टा A1, φ1 की वैल्यू पुट करने के बाद, इस तरह φ2 की वैल्यू पुट कर, φ3 की, φ4 की, अप टू φn की, सब की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। ये देखें φ1 की वैल्यू E1, φ2 की वैल्यू E2 डेल्टा A2 है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, उसका फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो फार्मूला ये है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। Q चार्ज है और R डिस्टेंस है, यानी फील्ड के लिए डिस्टेंस है चार्ज से डिस्टेंस। क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस तक का फील्ड की बात कर रहे हैं, तो सरफेस का जो फासला है चार्ज से वो रेडियस के बराबर है, यानी ये यहाँ पे स्फीयर का रेडियस होगा, ये जो R स्क्वायर है। ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री,
यानी हर पैच जो हमने बनाया है ना, सारे पैच का सेंटर से फासला बराबर बराबर है, क्योंकि पैच कहाँ है, सरफेस के ऊपर है, और चार्ज कहाँ है, सेंटर के ऊपर। तो सेंटर से सरफेस तक का फासला रेडियस कहलाता है, रेडियस तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से, यानी एक जैसी होने की वजह, एक जैसा फासला होने की वजह से सबके फील्ड बराबर होंगे, E1 E2 E3 E4 अप टू En। और इसको हम क्यों ना सिंपली E का नाम दे दें। तो अब हमें करना ये है कि जो हमारे पास इक्वेशन ए थी, उसके अंदर जहाँ जहाँ E1 E2 E3 है, उसकी जगह सिंपली हम क्या पुट कर दें, ई पुट कर दें। ये देखें, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा E1 डेल्टा E1। तो यहाँ ई लिख देंगे, यहाँ भी ई लिख देंगे, यहाँ भी ई लिख देंगे, हर जगह क्या लिख देंगे, हम ई लिख देंगे। तो इक्वेशन ए जो है वो फिर चेंज हो जाएगी, चेंज होकर कुछ इस तरह से बन जाएगी। फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा E1 प्लस ई डेल्टा E2 प्लस अप टू सो ऑन, अप प्लस अप टू ई डेल्टा En। तो ई सब में कॉमन आ रहा है, तो ई कॉमन ले लें, डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 प्लस। तो ये एरिया है फर्स्ट एलिमेंट का, ये सेकंड का है, थर्ड का, फोर्थ, ये सारे एलिमेंट के एरिया सम हो रहे हैं, यानी इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये एलिमेंट किसके हमने बनाए थे, ये हमने स्फीयर के सरफेस के बनाए थे। तो जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो पूरे सरफेस का एरिया बन जाएगा। तो इस सारे को जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है टोटल एरिया ऑफ स्फीयर का नाम देंगे। तो टोटल एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला आपको आना चाहिए, 4πr² होता है। और फील्ड का फार्मूला इक्वेशन बी में लिखा हुआ है, 1/4πε/r²। तो ई और इसकी जगह वैल्यू जब पुट करेंगे, 1/4πε/r², ई की वैल्यू है, और टोटल एरिया 4πr², 4π से कैंसल, r² से क्यू और एप्सिलॉन r। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस। अच्छा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है फार्मूला, इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं। तो उसमें कंक्लूजन में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए वो डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ चार्ज, और एप्सिलॉन आर तो फ्री स्पेस के लिए अगर ना होता तो फिर जाहिर सी बात है एप्सिलॉन आर भी आता है। ये देखें, तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ चार्ज और नेचर ऑफ मीडियम। ये देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ये फार्मूले में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये स्फेरिकल शेप के लिए, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जिससे ये जो है वो हम बाउंड हो जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल शेप के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए ज्योमेट्री या शेप पे डिपेंड नहीं करता। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और ज्योमेट्री ऑफ क्लोज सरफेस। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपके जहन में किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।